हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10, एजेंसी। एजेंसी से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस नंबर 182 से 238 तक के जो सेक्शंस हैं वो एजेंसी के बारे में है। एजेंसी के बारे में अगर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो भाई एजेंसी होती क्या है, तो देखिए किसी भी बिजनेसमैन को अगर एक ऑफिस कहीं नहीं खोलना, जैसे एक सिटी के अंदर किसी का बिजनेस है और वो चाहता है कि अदर सिटीज में भी वो अपना ऑफिस खोले, लेकिन किसी एजेंट के थ्रू वहां अपना एजेंट अपॉइंट कर दे और वो एजेंट जो है आगे गुड सेल करेगा, तो वो एजेंट को अपॉइंट किसने किया? प्रिंसिपल यानी कि बिजनेस ओनर ने। तो यहां पर एजेंट और प्रिंसिपल ओनर के बीच में जो रिलेशन है वो एजेंसी का रिलेशन हो गया। अब बहुत सारी एजेंसी देख सकते हैं अपने आसपास में जहां पर एजेंट काम कर रहा है, ना कि प्रिंसिपल। ओनर काम नहीं कर रहा है, उसकी जगह एजेंट काम कर रहा है और ओनर ने उसको सारे राइट्स दे रखे हैं, उसको एजेंट बना रखा है। अब यहां पर एजेंट जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो जो प्रिंसिपल ओनर है वो क्या होगा? लाइबल होगा। अब ये जो चीज मैंने आपको बोली है वही यहां पर लिखी हुई है। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जो एजेंसी की मीनिंग बता दे, लेकिन सेक्शन नंबर 182 से लगाकर 238 तक के जो सेक्शंस है वो हमें एजेंसी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो उसी के आधार पर यहां लिया हुआ है कि व्हाट इज एजेंसी। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट, एक एजेंट, ठीक है, इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू डू एन एक्ट। एक ऐसा पर्सन जिसको हम एजेंट बोलते हैं, अपॉइंट कर दिया जाता है किसी काम को करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए अनदर। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? प्रिंसिपल को, यानी कि ओनर को रिप्रेजेंट करेगा। एजेंट हमेशा, किसी भी कंपनी का एजेंट क्यों ना, वो हमेशा अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस कंपनी ने, उस प्रिंसिपल ने उसको कुछ काम करने के लिए या अपने प्रिंसिपल को, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ होता है ना। द प्रिंसिपल डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, ताकि वो कस्टमर से यानी कि थर्ड पर्सन से क्या कर सके? डील कर सके। बहुत सारी कंपनियों के आपको एजेंट मिल जाएंगे, वो अपनी कंपनी की ओर से अपने आप को, अपने को प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंपनी की ओर से अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं कि हम उस कंपनी के एजेंट हैं, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। तो वो कंपनी की तरफ से हमेशा काम करते हैं और वो जो भी एजेंट काम करता है उसके लिए वो कंपनी यानी कि वो प्रिंसिपल हमेशा लाइबल होता है। ओके जी। इफ द एजेंट बाइंड समवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एजेंट किसी की थर्ड पर्सन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, द प्रिंसिपल यानी कि वो कंपनी, वो ऑनर आर द बाउंड, वही मैंने अभी आपको बताया, वो उससे लाइबल हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। यहां पर एक एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप एक प्रिंसिपल है इन दिल्ली, मतलब आप एक ऑनर है, आप एक कंपनी है दिल्ली के अंदर, एंड गिव अ शॉपकीपर इन अ कोलकाता अथॉरिटी टू सेल योर फ्लैट। और आपने कोलकाता के अंदर एक शॉप ओपन कर ली, उसमें एक एजेंट को बिठा दिया जो आपके फ्लैट को बेचेगा, जो कि दिल्ली के अंदर है। द शॉपकीपर एजेंट, जो शॉपकीपर है वो आपका एजेंट है, हु साइन द सेल बाइंड्स यू। अब शॉपकीपर जो भी सेल करेगा, जो भी फ्लैट बेचेगा, वो ऑनर को, प्रिंसिपल ऑनर को, उस कंपनी को, दिल्ली वाली कंपनी को क्या करेगा? बाउंड करेगा, लाइबल करेगा, क्योंकि वही उसको जो है, उसी ने ही उस एजेंट को जो है अपॉइंट किया है। ओके जी, और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। हु कैन अपॉइंट एंड हु कैन बी एन एजेंट, कौन एजेंट को अपॉइंट कर सकता है और कौन एजेंट हो सकता है? हु मे अपॉइंट एन एजेंट, एक एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है? अ पर्सन ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड, एक ऐसा पर्सन है ना, किस व्यक्ति को जो है ना अपॉइंट किया जा सकता है? हु मे अपॉइंट एन एजेंट, तो अ पर्सन ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो मेजोरिटी का मतलब हो गया 18 साल से अधिक उम्र का, माइनर नहीं है, और साउंड माइंड का मतलब हो गया एकदम स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, पागल नहीं है। तो अगर कोई मेजोरिटी यानी कि मेजर है ना, और साउंड माइंड का है, तो उसको एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या लुनाटिक यानी कि ऐसा व्यक्ति जो
मेंटली सही नहीं है, वो कभी भी एजेंट के तौर पर अपॉइंट नहीं होता है। हाँ, एक चीज है कि अगर किसी माइनर को अपॉइंट कर दिया एज ए एजेंट, एक ऐसे व्यक्ति को मैं एजेंट अपॉइंट कर देता हूं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो माइनर हो गया। अब वो माइनर आगे जो भी डील करेगा उसके लिए मैं लायबल हूंगा, लेकिन अगर माइनर ने कोई भी गलत कदम उठा लिया तो फिर मैं माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के साथ में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। वो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। उसका एक केस स्टडी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है कमेंट में। हु कैन बी एन एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है? एक एनी पर्सन, इवन अ माइनर और अ पर्सन अनसाउंड माइंड कैन एक्ट एज एन एजेंट, वो ऐसे एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। बट इफ द एजेंट इज अ माइनर, लेकिन अगर एजेंट कोई माइनर है, यू कैन नॉट सू देम माइनर लेटर फॉर ब्रीच बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स आर वॉइड, सो वॉइड अवॉइड अपॉइंटमेंट ऑफ माइनर्स। तो यहां पर प्रिंसिपल और उसके एजेंट के बारे में बात चल रही है। एक प्रिंसिपल अगर माइनर को अपॉइंट कर देता है तो ठीक है, अपॉइंट कर सकता है, और माइनर ने आगे थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, और अब वो थर्ड पार्टी जो है वो माइनर के साथ में तो कुछ कर नहीं सकती, माइनर पे केस नहीं कर सकती। अगर माइनर ने उसके साथ कुछ गलत किया वो आप पे करेगी और आप लाइबल होंगे, प्रिंसिपल लाइबल होगा, और प्रिंसिपल माइनर पे केस नहीं कर सकता बिकॉज माइनर के साथ किए हुए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज एजेंसी क्रिएटेड। भाई कैसे एजेंसी क्रिएट की जा सकती है? हाउ इज एजेंसी क्रिएटेड, कैसे एजेंसी क्रिएट की जा सकती है? तो चार तरीके हैं। सबसे फर्स्ट तो है भाई एक्सप्रेस अथॉरिटी। भाई आप क्लियरली वर्ड्स के थ्रू, रिटर्न में, स्पोकन में एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, किसी पर्सन को एजेंट बना सकते हैं, ठीक है, किसी अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कम्स फ्रॉम सर्कमस्टांसेस और कस्टम, जैसे शॉप मैनेजर हु ऑर्डर गुड्स रेगुलरली एज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू ऑर्डर सप्लाईज। मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति है जो आपकी दुकान पे बैठता है और आप जहां से भी गुड्स परचेज करते हैं, अधिकतर वो जो व्यक्ति है जिसको आपने बिठा रखा अपनी शॉप पर, किसी को बताया नहीं है कि ये मेरा एजेंट है, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि वही जाके गुड्स की सप्लाई लेके आता है और पेमेंट करके आता है। तो अब ये सप्लायर जो सामने वाला है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो व्यक्ति यही कर रहा है कि आपकी ओर से जा रहा है, सामान खरीद के ला रहा है, पेमेंट करके आ रहा है, कभी उधार भी खरीद के ला रहा है, बाद में पेमेंट कर रहा है, आपकी ओर से कर रहा है, तो फिर वो जो सप्लायर है वो ये मान लेगा कि ये व्यक्ति एजेंट है, क्योंकि वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार लॉ जो है यानी कि कानून जो है वो बोलता है कि ये आपका एजेंट है। लॉ ट्रीट समवन एज एजेंट। बेस्ट एग्जांपल है पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म। जैसे पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पार्टनर होते हैं वो अपनी कंपनी के, अपनी पार्टनरशिप फर्म के ओनर तो होते ही होते हैं, पार्टनर तो होते ही होते हैं, बट उसके साथ साथ में वो अपनी फर्म के एजेंट भी होते हैं। तो ये लॉ ने बोला है, ठीक है, ओके। तो बाय ऑपरेशन, बाय लॉ। नेक्स्ट आता है बाय रेक्टिफिकेशन। बिल्कुल, रेक्टिफिकेशन से भी आप किसी पर्सन को एज अ एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है आपकी ओर से किसी बंदे ने कुछ सेल कर दी, ठीक है, जबकि वो आपका एजेंट नहीं था, बट बाद में आपने रेक्टिफाई कर दिया कि भाई सही है, इसने सेल करी है, वो एकदम थर्ड पार्टी को बोल दिया सही है, ये मेरा एजेंट है, मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। ये देखो, ये लिखा हुआ है पर्सन एक्ट विदाउट अथॉरिटी। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो आपका एजेंट था ही नहीं, एंड लेटर द प्रिंसिपल अप्रूव। लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने ये अप्रूव कर लिया, रेटिफाई कर लिया। Those acts once ratified, it is if the act was authorized from the start. Okay जी। नेक्स्ट आते हैं, हमारे अगला टॉपिक है एजेंसी बाय एस्टोपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। एस्टोपल का मतलब ये है, आपको पता है पार्टनर बाय एस्टोपल हम पढ़ते थे पार्टनरशिप के अंदर, क्लास 12th में जब अकाउंटेंसी पढ़ते थे या क्लास 11th में जब बिजनेस स्टडी पढ़ते थे, तो वहां पर एक टॉपिक आता था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उसमें एक पार्टनर आता था पार्टनर बाय एस्टोपल। उसका मतलब ये होता था कि वो पार्टनर है तो नहीं, लेकिन दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो वो माना जाएगा। ऐसे ही ऐसी कोई पर्सन है, वो एजेंट है नहीं है, लेकिन इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि मैं एजेंट हूं, तो उसको एजेंट मान लिया जाएगा। देखिए यहां पर होल्डिंग आउट, इफ द प्रिंसिपल कंडक्ट लीड्स अ थर्ड पर्सन टू
रीजनेबल बिलीव एक्स इज हिज एजेंट, द प्रिंसिपल कैन नॉट लेटर डन एजेंसी। एस्टेबल बाय पार्टनर में ये होता था कि फर्म पहले इस तरीके से ट्रीट कर रही है कि ये हमारा फर्म का पार्टनर है, और वो पार्टनर है, वो यहाँ पर मैं पार्टनर का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा कि जो एक फर्म है उसका पार्टनर नहीं है, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो पार्टनर है, और इसमें जो पार्टनरशिप फर्म है या दूसरे पार्टनर है वो भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपने सहमति दे दी कि हाँ भाई पार्टनर है। अब उसके साथ में किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो पार्टनरशिप के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही, एक पर्सन है जो अपने आप को एजेंट दिखा रहा है और आप देख भी रहे हो कि वो पर्सन हमारा एजेंट बन रहा है, जबकि हमने उसको अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब वो एजेंट है, उसको मान लिया जाएगा। ओके, थिंक अ प्रिंसिपल लीड अदर टू रिले ऑन एजेंट अथॉरिटी। एग्जांपल दिया हुआ, इफ अलाउ योर फ्रेंड टू बाय सप्लाईज, आपने अपने फ्रेंड को अलाउ कर दिया कि जा मार्केट से ये सामान खरीद के ला, वो लेके आ रहा है, और सामने वाले दुकानदार को भी पता है कि भाई वो आपका फ्रेंड है, और धीरे धीरे वो उसको एजेंट की तरफ लेना स्टार्ट कर देगा, एंड पे ऑफ देम रेपिडेटली, मतलब बार बार हो रहा है, ये वो ला रहा है, पेमेंट कर रहा है, ला रहा है, पेमेंट कर रहा है, आपकी ओर से काम करता हुआ ही जा रहा है। सप्लायर कैन रिलाई ऑन दैट, यू कैन नॉट लेटर रिफ्यूज पेमेंट। बाद में आप ये नहीं कर सकते कि वो मेरा जो है एजेंट नहीं है। एक होता है ना, हमारे आसपास में अगर कोई दुकान है, आपके घर में कोई गेस्ट आए, 1 महीने तक रुके, और वो बार बार उस शॉप से जाके कुछ उधार खरीद के ला रहे हैं, और कभी कभी पेमेंट वापस कर रहे हैं, और उसने बोल दिया भाई मैं इस घर में रहता हूं, आपके साथ भी उस बंदे को खड़े हुए देख लिया, ठीक है, तो इस केस में ये मान लिया जाएगा ना कि वो आपका फैमिली मेंबर है, मतलब वो कुछ भी लेके जा रहा है तो आप पेमेंट कर दोगे, सिंपल सिंपल। तो ये एस्टोपल है, दिखावा है, और आप विरोध भी नहीं कर रहे हो ना, आप मना कर दो साहब, अगर आप मना नहीं कर रहे हो तो वो एजेंट मान लिया जाएगा, भले एजेंट नहीं। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, इस केस में क्या होता है, इमरजेंसी के केस में होता है, नॉन टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है, जो बिजनेसमैन है, उसका कुछ लॉस होने वाला होता है, उसका कोई बड़ा लॉस होने वाला होता है, और वहां पर आपका कोई चाहता बैठा है उस बिजनेसमैन का, और उसको दिख रहा है कि यार ये तो उस भाई का लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस ना हो इसके लिए वो कुछ इमरजेंसी में कुछ कदम उठा लेता है, एज ए एजेंट बन जाता है, तो वो एजेंट माना जाएगा क्योंकि उसने आपका लॉस बचाया है। ओके, तो ये नेसेसिटी हो गई। इन एन इमरजेंसी नो टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, वहां पर प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम नहीं है। द एजेंट या जो पोजेसर है कैन एक्ट टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी यहां पर है, केयर टेकर सेल पेरिसेबल गुड्स एंड स्टैंडर्ड लोकेशन टू अवॉइड स्पॉइलेज। पेरिसेबल गुड्स मतलब जैसे सब्जियां हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसी कोई चीज जो बहुत जल्दी खराब होने वाली है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपका जो भी, जिसको भी आपने वो गुड्स थमा रखा है, उसके पास में रखा है आपने कुछ दिन के लिए कि बाद में आके मैं बेच दूंगा, अब वो गुड्स खराब होने लग गया, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो खराब ना हो इसके लिए उसने जाके बेच दिए, तो वो आपका एजेंट माना जाएगा। ओके जी, ठीक, तो जिसने भी खरीदा वो राइट खरीदा। एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट अथॉरिटी, नॉर्मल और इमरजेंसी दो होती है। नॉर्मल एजेंसी में अपॉइंट किया जाता है लॉफुली, और इमरजेंसी में जैसा मैंने अभी आपको केस बताया कि इमरजेंसी हो गई कि प्रिंसिपल का यानी कि ऑनर का कोई लॉस ना हो जाए, इसलिए वो एजेंट बन गया, ठीक है, तो उसको एजेंट मान लिया जाएगा। फिर होता है आपका सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो एजेंट क्या करता है, आगे एक और एजेंट को अपॉइंट कर देता है, तो उसको सब एजेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये एजेंट ने जो एक सब एजेंट अपॉइंट किया है वो प्रिंसिपल की सहमति से किया है, तो प्रिंसिपल फिर लाइबल होगा, जो भी सब एजेंट काम करेगा उसके लिए वो बाउंड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सब एजेंट देखिए क्या होता है, अपॉइंटेड बाय एजेंट। सब एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, एजेंट, और एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल। वर्क अंडर द ओरिजिनल एजेंट्स कंट्रोल, और सब एजेंट जो है एजेंट के कंट्रोल में काम करता है। नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है प्रिंसिपल से, है ना, विद प्रिंसिपल, ठीक है, कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। प्रिंसिपल बाउंड बाय सब एजेंट, लेकिन प्रिंसिपल जो है सब एजेंट से बाउंड होता है। मतलब ये नहीं है कि सब एजेंट जो है प्रिंसिपल से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एजेंट है, इसलिए बोला जा रहा है। बाकी प्रिंसिपल को पता तो है कि यहाँ पे ये एजेंट है, ये सब एजेंट है, ओके जी, तो उसके काम, दोनों के काम के लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, एजेंट अपॉइंट अ पर्सन विद द प्रिंसिपल नॉलेज एंड कंसर्न, एक और एजेंट अपॉइंट कर दिया और उसमें प्रिंसिपल का पूरा कंसर्न भी है और नॉलेज भी है
तो ये सब्स्टिट्यूट एजेंट होता है। दैट पर्सन बिकम द प्रिंसिपल्स एजेंट, और उसको प्रिंसिपल का एजेंट माना जाता है, और यहां पर एजेंट का सब एजेंट माना जाता है। ओके, तो दोनों में ये फर्क है। इसके बाद में ड्यूटीज क्या है एजेंट की, है ना, और फिर उसके बाद में कुछ है हमारा राइट्स ऑफ एन एजेंट के राइट्स क्या है, फिर प्रिंसिपल लाइबिलिटी क्या है थर्ड पार्टीज के लिए, है ना। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, है ना, थ्योरी टाइप है ये वाला चैप्टर। लेकिन एक लेक्चर और आएगा, उसमें ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।